Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 12th of November 2025 न्यूज़पेपर एनालिसिस. बहुत ही प्यारा न्यूज़पेपर है. अगेन टाइम बिना वेस्ट किए मैं स्टार्ट करूंगा. आपसे केवल एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक ज़रूर करें, ताकि जैसे देखो क्या होता है, कंटेंट बहुत लोग बनाते हैं, पर मैं बता रहा हूँ आपको अभी भी कि यूपीएससी रेलिवेंट कंटेंट प्लस इतने कम टाइम में आपको कोई नहीं बना के देगा. जो एनालिसिस में करूँगा, जो एडिटोरियल में आपको बताऊँगा, वो आपको बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस बताऊँगा जितना आपको जानने की आवश्यकता है. ठीक है ना. तो हमको मतलब नहीं है कि क्या कैसे है, बहुत सारी फालतू न्यूज़ से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे मैं आपको न्यूज़ बताने के लिए नहीं आया हूँ. मैं आपको यहाँ पे जो यूपीएससी रेलिवेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनका एनालिसिस करने के लिए आया. तो पहली न्यूज़ जो हम एनालिसिस करेंगे वह फ्रंट पेज की. सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआईआर के रिगार्डिंग दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट वन. तो ये क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मेंस में क्वेश्चन आएगा एसआईआर के रिगार्डिंग, जो कि आना बहुत पॉसिबिलिटी है, और आज मेंस का रिजल्ट आया था, तो मुझे एक वन ऑफ माई आई थिंक नॉट स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगा डायरेक्टली, क्योंकि मैंने आई डोंट नो कि मैंने कितना क्या पढ़ा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनकी हेल्प मैंने ज़रूर की थी, तो उनका मेंस क्लियर हो गया है. तो शी मैसेज्ड मी टुडे, सो आई एम ग्रेट न्यूज़ फॉर देम. एंड जिन्होंने भी निकाला है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड जिन्होंने नहीं निकाला है, तो ये केवल केवल रिजल्ट है. इट इज़ नॉट योर इट इज़ नॉट अ डिक्टेशन ऑन योर पोटेंशियल. तो ये आपके पोटेंशियल का रिजल्ट नहीं है, या आपके पुरानी मेहनत का रिजल्ट है. आपके पोटेंशियल का कोई इससे लेना देना नहीं है. तो ये मत सोचे कि हमारा पोटेंशियल कम है या क्या है. प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर एग्जामिनेशन. तो स्टार्ट करेंगे एनालिसिस को. जैसा मैंने बताया कि एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये पहला एसआईआर नहीं है वर्ल्ड का या इंडिया का, और ये जो बॉडी कर रही है वो ऑथराइज्ड ही है करने के लिए. तो आप इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हो. तो इसमें जो रीज़न दिया गया है अपोजिशन के द्वारा, बहुत ही सही रीज़न. उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट intensive revision, but the time period that has been allotted for this analysis, for this revision is very less. ठीक है ना. तो उनका मेन ये कहना है कि जो टाइम पीरियड अलॉट आपने किया है, वो आपने एक महीने में आपने बोला कि हम पूरा लिस्ट निकाल देंगे. तो आप एक महीने में पूरा इंटेंसिव रिवीजन कैसे कर रहे हो, जब पुराने जो इंटेंसिव रिवीजन थे उसमें से 2 से 3 साल लग रहा था. इट वॉज टेकिंग नियरली 2 to 3 years टू डू द इंटेंसिव रिवीजन. हाउ कैन यू नाउ डू इट इन 1 month, है ना. सो दिस इज द बिग क्वेश्चन दैट द अपोजिशन हैज रेज्ड. और इसमें जो वर्ड यूज़ किया है वो भी बहुत अच्छा वर्ड है, तो आप आंसर में यूज़ करना चाहें तो उन्होंने कहा कि इट्स अ फारसाइकल एक्सरसाइज. इट्स ए फारसिकल या फारसाइकल, जो भी आपको पढ़ना है, फारसाइकल एक्सरसाइज. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में होता है हास्यास्पद. ठीक है, हास्यास्पद एक्सरसाइज है, या ह्यूमरस बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंटली ह्यूमरस, या इट इज़ फार्स, मतलब एक दिखावा है एक तरीके से. इट्स अ मॉकरी ऑफ द प्रोसेस. ठीक है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. तो ये टर्म जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा. मेन अपोजिशन का जो कंसर्न है वो मैंने आपको बता दिया. नाउ सेकेंड जो न्यूज़ है वो है आईएनए नॉट फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस एज पर अ न्यू बुक क्लेम. अब देखो, ये पता नहीं क्यों इन्होंने न्यू बुक क्लेम लिखा है, बट मैं हमेशा से ये सोचता था कि मतलब जब भी मैं पढ़ाऊँ या आपने सीरियसली अगर पढ़ा हो तो आपको ये समझ में आएगा कि आईएनए की रीन्स उन्होंने राज बिहारी बोस से ली थी, है ना. तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ आईएनए, है ना. उन्होंने फाउंड तो नहीं किया था, बट ठीक है. द हिंदू इसको इस तरीके से लिख रहा है कि क्लेम्स न्यू बुक, मतलब ये पहली बार ऐसा एनालिसिस आ रहा है. तो आई एम वेरी सरप्राइज टू नो दैट, बिकॉज आई थिंक सबको मोहन सिंह के बारे में पता होगा, सबको राज बिहारी बोस के बारे में पता होगा. तो अब ठीक है, एनीवेज वी विल लुक इनटू दैट, बट पहले बुक देख लेते हैं, ऑथर देख लेते हैं. द न्यू बुक दैट इज क्लेमिंग सुभाष चंद्र बोस डिडंट एस्टैब्लिश द आईएनए. इट वाज इनिशियली सेट अप बाय द जापानीज आर्मी इंटेलिजेंस एंड इंडियन नेशनलिस्ट आउटसाइड इंडिया टू फाइट अ कॉमन एनिमी ब्रिटिश. तो ये जापानीज आर्मी इंटेलिजेंस और इंडियन नेशनलिस्ट्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी. इट इज द बुक जिसका नाम है द फॉरगॉटन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, द फॉरगॉटन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. इसको ऑथर किया है गौतम हजारिका. एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि नेताजी टुक द रीन्स फ्रॉम द अदर नेशनलिस्ट्स. एंड इस पर स्पेशली नाम आता है कैप्टन मोहन सिंह ऑफ 14th पंजाब रेजिमेंट का इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, हु बिकेम द फर्स्ट कमांडर ऑफ द आईएनए. तो ये चीज़ तो मुझे पहले भी पता थी, बट आई डोंट नो why this the Hindu is saying that it is a new thing, it is a new revolution or what.
इनफैक्ट आप गूगल भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एंड मिस्टर हजारिका सेड दैट नेताजी रीच्ड सिंगापुर इन जुलाई 1943. 1943 में वो सिंगापुर पहुंचे थे. एंड ड्यूरिंग द इंटररेग्नम रास बिहारी बोस केप्ट द आईएनए अलाइव. तो रास बिहारी बोस एंड आईएनए को जिंदा रखा था, ये भी सही बात है. एंड इट वॉज हैंडेड ओवर फाइनली टू नेताजी. हाँ, ही टुक इट टू द ग्रेटर हाइट्स. और उसमें जो रानी लक्ष्मी बटालियन और ये सारी चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान है. बट ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि योगदान नहीं, but it is not, he is not the originator of the concept. This is what the news article is saying. I hope you got clarity. अगली न्यूज पर आते हैं. इसरो conducts crucial safety test on main parachutes of for गगनयान crew. गगनयान मिशन आप सबको पता है क्रूड मिशन होने वाला है ना, जो कि स्पेस तक जाएगा. एंड इट इज़ फॉर क्रू दैट एक पैराशूट टेस्टिंग होती है. पैराशूट टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है. तो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में हुई है. बबीना फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, झांसी में. ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए. एंड ये पैराशूट जो है बेसिकली इसमें जो ये पैराशूट सिस्टम होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ 10 पैराशूट्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. तो ये भी आप समझ लीजिए कि गगनयान में जो यूज़ होने वाला पैराशूट सिस्टम है, तो उसमें 10 पैराशूट्स यूज़ होंगे. एंड दे आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. ठीक है ना. तो ये 4 अलग अलग प्रकार के पैराशूट्स यूज होने वाले हैं. एंड इसमें द डिसेंट सीक्वेंस बिगिंस विद 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट्स. पहले 2 एपेक्स के पैराशूट्स रिमूव होते हैं, विच रिमूव्स द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द पैराशूट कंपार्टमेंट. एंड उसके बाद फिर 2 ड्रोग पैराशूट्स होते हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं, डिसेलरेट करते हैं मॉड्यूल को. ठीक है ना. फिर इसके बाद 3 पायलट पैराशूट्स डिप्लॉय होते हैं टू एक्सट्रैक्ट द 3 मेन पैराशूट. तो पहले 4 हो गए, फिर 3 ये हो गए जो कि मेन पैराशूट्स होते हैं. ठीक है. फिर ये फर्दर स्लो डाउन करते हैं क्रू मॉड्यूल को टू इंश्योर अ सेफ टचडाउन. अच्छा, ये पैराशूट्स ऐसे डिज़ाइन है कि अगर 3 में से 2 भी पैराशूट्स सफिशिएंट हैं सेफ लैंडिंग के लिए, इन क्रू के लिए, तो ये भी आप याद रखिएगा. एंड मेन पैराशूट्स जो होते हैं गगनयान के, दे आर डिप्लॉयड थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच इज़ नोन एज रीफ्ड इन्फ्लेशन. याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए. द मेन पैराशूट जो होते हैं, पैराशूट्स होते हैं गगनयान मिशन के, ये डिप्लॉय होते हैं थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नोन एज रीफ्ड डिफ्लेशन. ठीक है ना. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. I hope you will remember that कि the 3 main parachutes are deployed through a step-by-step process known as reefed deflation. And in this process the parachute first opens partially. मतलब इस प्रोसेस reefed deflation प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो पैराशूट पार्शली ओपन होता है जिसको रीफिंग बोलते हैं, एंड देन फुल्ली ओपन्स आफ्टर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम. फिर पहले एक बार पार्शली ओपन होगा जिसको रीफिंग बोलते हैं, उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद फिर ये दोबारा से पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा जिसको डिसरीफिंग बोलते हैं. रीफिंग एंड डिसरीफिंग, है ना. एंड दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल. देखो काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं. अगली न्यूज जो है वो है रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट जज, इंपोर्टेड आइडियाज में नॉट सेव द इंडेंजर्ड स्पीशीज. यहाँ पर एक्चुअली एक इंटर जनरेशनल इक्विटी का कंसेप्ट है जो कि वेस्ट का कंसेप्ट है. ठीक है. तो अभी PS नरसिम्हा जो हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका ये कहना है कि जो ये इंपोर्टेड कंसेप्ट है ना, जैसे कि कंसेप्ट लाइक इंटर जनरेशनल इक्विटी, है ना, तो ये कंसेप्ट जो है ये सेफ करने के लिए स्पीशीज को बचाने के लिए काफ़ी नहीं है. देखो बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आपको डिटेल में कोई नहीं बताएगा. इंटर जनरेशनल प्रिंसिपल जो है वो क्यों इतना ज़्यादा अच्छा प्रिंसिपल नहीं मान रहे हैं हमारे जज, उसका रीज़न है कि ये इंटर जनरेशनल प्रिंसिपल कहता है कि भाई जो इस जनरेशन को मिला वो अगली जनरेशन को भी मिले. भाई देखो, आप भी जब भी सस्टेनेबिलिटी की डिबेट करते हो तो आप क्या बोलते हो कि इन्वायरमेंट इसलिए बचाना ज़रूरी है क्योंकि इस जनरेशन को मिला है तो अगली जनरेशन को भी मिले. डेफिनेटली आप यही बोलते हो. तो इसका मतलब है कि आप अभी भी उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक रख रहे हो. मतलब आप अभी भी उसको इंसान को सेंटर में रख के देख रहे हो, उसको एनवायरनमेंट को सेंटर पे नहीं रख रहे हो. इट इज नॉट अ इकोसेंट्रिक अप्रोच, इट इज अ एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच. तो बहुत बढ़िया पॉइंट है और यही उन्होंने बोला कि ये भाई ये रीजनिंग क्यों देनी है आपको कि इस जनरेशन को मिला तो मतलब इंसान के लिए ही जरूरी है. बस वो खुद अपने आप की इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. मतलब कि आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी उतनी ही है कि उसको बचाया जाए. उसके लिए हमेशा आपको इंटर जनरेशनल या सस्टेनेबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं देना है ना. इन्वायरमेंट की खुद अपने आप में वैल्यू है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए आप उसे बचाओ. ये मत रीजन दो कि इस जनरेशन में मिला तो अगली मतलब इंसान के लिए ही है बस, और किसी के लिए नहीं है ना. तो यहाँ पे एक स्पीशीज के बारे में लिखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो मैं आपको बता दूं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है
वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है और ये राजस्थान के थार डेजर्ट में पाई जाती है, थोड़ी बहुत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी। एंड याद रखिएगा बस्टर्ड स्पीशीज की 4 वेराइटीज हैं, जिसमें एक लेसर फ्लोरिकान, बंगाल फ्लोरिकॉन और मैक्वींस बस्टर्ड भी आती है। उसमें चौथी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि वन ऑफ द हैवीएस्ट है। लेसर फ्लोरिकॉन जो है वो थोड़ा छोटी होती है, इट इज आई थिंक इट इज़ द जो स्मॉलेस्ट वन होती है, इसको खरमौर बोलते हैं। लेसर फ्लोरिकॉन को खरमौर बोलते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द कजन्स, मतलब बस्टर्ड फैमिली के जो है। एंड ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा स्पीशीज जो मेंशन थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पे एडिटोरियल, बहुत प्यारा एडिटोरियल है। पीडीटी आचार्य का आर्टिकल वैसे भी कभी भी आए तो आप पढ़ सकते हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। इन्फॉर्मिटीज इन द SIR इलेक्टोरल रोल। तो मैं आपको एक एक करके इसके पॉइंट्स बता देता हूँ, क्या पॉइंट्स मेंशन है इस आर्टिकल में। सबसे पहला पॉइंट जो मेंशन है, ऑर्थर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है 12 स्टेट्स एंड यूटीज में, जिसमें तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश के सारे हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है कि ECI जो है वो चेक करना चाहता है कि सारे वोटर नेम थॉरोली हैं। इसमें थोड़ा कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बड़ा अपडेट है। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनका ये कहना है कि भाई इलेक्शन के जस्ट पहले ये एक्सरसाइज इतनी अननेसेसरी और सस्पिशियस लग रही है ना। इलेक्शन के जस्ट पहले क्यों, है ना। इसके अलावा बिहार में भी SIR किया गया और अपोजिशन ने वहां पे भी ऑब्जेक्शन लिया था। अपोजिशन का क्या कहना है वो मैंने आपको फ्रंट में ही बता दिया कि भाई पहली चीज तो ये बहुत करीब है इलेक्शन के, और दूसरा इनका ये कहना है कि इट वाज पहली चीज तो ऐसा डिटेल्ड रिवीजन ऑलरेडी किया जा चुका था 2000, मतलब इसके पहले समरी रिवीजन ऑलरेडी किया जा चुका था 2024 में। तो फिर उसके बाद दोबारा की क्या जरूरत पड़ गई इलेक्शन के पहले। अब देखो ECI का कहना है कि लास्ट जो SIR हुआ था 2002-3 में हुआ था, उसके बाद पॉपुलेशन चेंज काफ़ी ज़्यादा हो गया है माइग्रेशन, डेथ, अर्बनाइजेशन के कारण, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत है वोटर लिस्ट को, इसलिए वो कर रहे हैं। पहला सवाल है ऑथर ने उठाया कि वाई नाउ, पहले चीज़ की वाई जस्ट बिफोर असेंबली इलेक्शंस। दूसरा SIR जो है वो मैसिव टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन वेरिफिकेशन होता है, और लास्ट टाइम जब हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि 2003 से 24 तक बहुत बार इलेक्शन हुए हैं, लेकिन ECI ने कभी SIR नहीं किया, समरी रिविजन जरूर हुए हैं। ठीक है ना। तो टाइमिंग पहले तो कंसर्न रेज करती है, और जो टाइम पीरियड ये ले रहे हैं वो भी कंसर्न रेज करती है ना। दूसरा लीगल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो क्या ये करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर है? तो यस, दे हैव द पावर। सेक्शन 21 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, वो कहता है कि रोल्स मस्ट बी रिवाइज्ड बिफोर एवरी जनरल इलेक्शन, एंड ECI कैन ऑल्सो रिवाइज रोल्स इन एनी ईयर इफ द रिकॉर्ड्स इफ इट रिकॉर्ड्स प्रॉपर रीजन। अगर उनको लगता है प्रॉपर है तो ECI कभी भी कर सकती है। 2 तरीके के रिवीजन होते हैं, एक समरी रिवीजन जिसमें छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं, वो इलेक्शन के पहले होते हैं, और इंटेंसिव रिवीजन जो होता है वो फुल रीचेक होता है, मतलब इट्स अ न्यू वोटर, एक तरीके से नई वोटर लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो SIR बिफोर इलेक्शंस इज बेसिकली नॉट वेरी प्रमोशनल, ओनली समरी रिवीजन इज मेंट फॉर बिफोर इलेक्शन। ठीक है, तो इनका ये कहना है। दूसरा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है सिटीजन प्रूफ का। अब देखो हो क्या रहा है कि वोटर्स को इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एक तो ये भी रिक्वायरमेंट है, वोटर मस्ट बी इंडियन सिटीजन, इंडियन आर्टिकल 326 जो है। अब ECI जो है वो डॉक्यूमेंट्स में आधार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, उसका ये कहना है कि आधार प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कहा एंड सेड ECI शुड एक्सेप्ट आधार 2 एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है ना, तो ये तो चलो हो गई। बिगर लीगल प्रॉब्लम ये है कि पावर टू डिसाइड विच डॉक्यूमेंट प्रूफ सिटीजनशिप लाइज विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉट द ECI, है ना। बट सिंस MHA ने कोई लिस्ट इशू ही नहीं की थी वैलिड इसकी, तो ECI ने क्या किया, अपनी खुद की लिस्ट बना ली जो कि लीगली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से ECI जो है वो MHA का रोल भी निभा रही है, जिसकी उसकी अथॉरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे रिस्क हैं कि जैसे अगर क्लियर नहीं हुआ तो बहुत सारे वोटर्स के नाम चले जाएंगे, जैसे बिहार में चले गए लैक्स ऑफ वोटर्स के नाम। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है लाल बाबू हुसैन वर्सेस ERO के केस में कि इफ समवन्स नेम इज ऑलरेडी इन द लिस्ट इट इज प्रिज्यूम्ड दे वर प्रॉपर्ली वेरीफाइड अर्लियर। तो ऐसे लोगों के नाम बिना किसी सॉलिड रीजन के रिमूव करना आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, यानी कि नो आर्बिट्ररी एक्शन अगेंस्ट एनीवन, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 है राइट टू फेयर प्रोसीजर के अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आर्टिकल है वो है एक्सप्लॉइटेड वर्कर लेबर्स पॉलिसी एम्प्टी प्रोमिसेस।
ये आर्टिकल लिखा गया है ऑन द रियलिटी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया, जहाँ पे अगर हम देखें बहुत सारी विमेन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं काम में, ना केवल विमेन, वर्कर्स बहुत इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे भी ईस्टर्न कोस्ट का लिखा हुआ है कि भाई वो फिशरीज़ में इन सब में इन्वॉल्व है, श्रिम्प और फिश में, बट वो कोल्ड अनसेफ कंडीशन में काम कर रही हैं बिना ग्लव्स के, बिना किसी प्रोटेक्शन के। प्रॉमिस्ड उनको किया गया था हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, है ना, बट दे वर लेटर रिक्लासिफाइड एज डेली वेजर्स। जब डेली वेजर बोल दिया तो दे लॉस्ट ऑल द बेनिफिट्स, है ना, एंड दे वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर लो पे, दे आर ट्रैप्ड इन एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्स्ड लेबर लाइक कंडीशन। तो ये एक इंडिया की मॉडर्न स्लेवरी प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि लगभग 11 मिलियन पीपल इंडिया में दे आर लिविंग अंडर दिस मॉडर्न स्लेवरी कंडीशन विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इंडिया की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है भाई। इसके अलावा ऑथर ने बताया कि श्रम शक्ति नीति 2025 इंट्रोड्यूस की गई है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है श्रम शक्ति नीति 2025, जो कि जिसको उन्होंने कहा है कि ये फ्यूचर रेडी है, एंशिएंट इथोस से उठाई गई है, मनुस्मृति से इंस्पायर्ड है, लेकिन फ्यूचर रेडी है। लेकिन क्रिटिक्स का कुछ और कहना है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, पेपर में अच्छी लग रही है केवल, और ये एम्प्लॉयर की कन्वीनियंस को देख के बनाई गई है श्रम शक्ति नीति 2025, ना कि वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन इन स्टील इंडस्ट्रीज, इन स्टील फैक्ट्रीज, क्वेरीज, सी फूड, ये दिखाते हैं ग्राउंड रियलिटी कि भाई वर्कर जनरली हायर होते हैं मिडिल मैन के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, है ना। दे डोंट हैव कॉन्ट्रैक्ट और लीगल बेनिफिट, उनके पास कोई लीगल बेनिफिट होता नहीं है। दे आर पेड ऑफ द बुक एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोटेक्शंस लाइक प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम एंड ऑल, ठीक है ना। 90% जो वर्क फोर्स है इंडिया का वो हमारा कैजुअल लेबर के रूप में है, ऐसा ILO की रिपोर्ट भी बताती है, ठीक है। प्लस हमारा जो नया पॉलिसी है वो डाइल्यूट करती है लेबर लॉस को, वेज थेफ्ट को अलाउ करती है और वर्कर राइट्स को वीक करती है। तो आर्टिकल 14, 16 और 23 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर है उसके अगेंस्ट हो जाती है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑथर ने मेंशन की है, वर्कर की सेफ्टी के लिए काम करने के लिए बोला गया है। आर्टिकल 42 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होनी चाहिए। अगर आप DPSP पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आर्टिकल 42 बोलता है कि देयर शुड बी जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। ILO का कन्वेंशन 155 बोलता है कि वर्क प्लेस सेफ्टी लगानी है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी एम बना रखा है कि 0 वर्क प्लेस डेथ बाय 2047, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी कि भाई हमारे यहाँ इंस्पेक्टर्स इतने कम है, रियल पेनल्टी कोई अनसेफ इन्वायरमेंट के लिए एम्प्लॉयर को मिलती नहीं है, एम्प्लॉयर पैसा खिला देता है। इसके अलावा इन्फॉर्मर और गिग वर्कर्स जो हैं वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है इन सारी चीजों से। तो ये सारी चीजें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की इस आर्टिकल में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। एक अच्छा आर्टिकल आया था, व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स वियर प्रेशराइज्ड सूट्स। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ऑथर ने बताया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो लेयर ऑफ गैसेस है जो कि ग्रेविटी से होल्ड होती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एयर जो होती है वो थिन होती जाती है। जब एयर थिन होगी तो प्रेशर कम होता जाएगा। एज वी गो वेरी हाई एयर गेट्स थिनर एंड प्रेशर और ड्रॉप हो जाता है। और स्पेस में जब हम जाते हैं, यानी कि जब कर्मन लाइन को हम क्रॉस कर लेते हैं, स्पेस जिसको माना जाता है, देन देयर इज नो प्रेशर एट ऑल। और ह्यूमन बॉडी ऐसे में सर्वाइव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप ह्यूमन बॉडी को 0 प्रेशर में डाल देंगे तो पहली प्रॉब्लम एबुलिज्म की हो जाएगी। एबुलिज्म मतलब बॉडी फ्लूइड्स बिगिन टू बॉयल ड्यू टू लो प्रेशर। सेकेंड है डिकम्प्रेशन की प्रॉब्लम होगी, सडन लॉस ऑफ एयर कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ गैसेज इन लंग्स एंड टिश्यूज। एंड तीसरी है हिपोक्सिया, यानी कि नो ऑक्सीजन मतलब अनकॉन्शियसनेस विद इन सेकेंड्स एंड डेथ विद इन मिनट्स। तो ये 3 प्रॉब्लम है। एबुलिज्म जिसमें हमारा फ्लूइड ही खोलने लगेगा, हिपोक्सिया कोई ऑक्सीजन ही नहीं तो अनकॉन्शियस विद इन सेकेंड्स एंड डेथ विद इन मिनट्स। तो इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन पर्पज से होते हैं, स्पेशल सूट्स होते हैं जो कि स्पेस में उनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे एक EVA एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट होता है जो कि स्पेस वॉक में मदद करता है, और एक इंट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट होता है जो कि फ्लाइट सूट्स और प्रेशर सूट्स इसके अंतर्गत होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैंडेटरी हो जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एंड यहाँ पे देखो लिखा है कॉपर को ऐड किया है US ने उनके क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में। हमारे इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं मैंने कई बार आपको बताया। आई थिंक नियरली 30 एलिमेंट्स आर दियर जो कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं इंडिया में। कौन कौन से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कॉपर का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना है और US जो है वो सेकेंड हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया में कौन सी जगह है जो कॉपर प्रोड्यूस करती हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।